गुड इवनिंग गाइस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने 12th में 98 स्कोर किया था हिस्ट्री में। वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है मैंने दौलत राम कॉलेज से, और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ हिस्ट्री में जामिया मिलिया इस्लामिया से। तो अभी हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो NIOS की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का जो कोर्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसका रीज़न ये है इस कोर्स स्टार्ट करने का, क्योंकि क्वालिटेटिव जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे इस कोर्स की बहुत कम है। दूसरा रीज़न ये है कि जब भी जो बाकी स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन्हें कंप्लीट हिस्ट्री के बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। उसमें एशियंट, मॉडर्न, मिडाइवल और वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। तो NIOS की सबसे ख़ास बात यह है कि वो कंप्लीट हिस्ट्री को कवर करता है। उसमें एशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर होती है। तो हम एशियंट हिस्ट्री के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और एशियंट हिस्ट्री को जब भी हम पढ़ते हैं या फिर किसी भी टाइम पीरियड को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी होता है हम ये देखें कि हमें उसका सोर्स कहाँ से मिल रहा है। यानी कि जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये बात नहीं करते कि सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास कर लें। उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स हो, हमारे पास नॉलेज का क्राइटेरिया हो कि हाँ इस नॉलेज के माध्यम से हमें इस सोर्स के माध्यम से इस इतिहास का पता चल रहा है। तो एशियंट हिस्ट्री के जब सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें 3 सोर्स इंक्लूड होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज, नॉन लिटरेरी और फॉरेन अकाउंट्स आपके। यानी कि जब हिंदी में हम बात करते हैं साहित्यिक, गैर साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। मैं कोशिश करूंगी कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज इस्तेमाल करूं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, ताकि दोनों ही जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हेल्पफुल रह सके। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो ये हिस्ट्री क्या है यानी कि इतिहास क्या है। तो कोई भी बीती हुई घटना का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो वही हिस्ट्री कहलाती है। ये करना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि हम जो आज की हमारी करंट सिचुएशंस हैं उनमें सुधार कर सकें, यानी कि वर्तमान परिस्थितियों में सुधार कर सकें और एक अच्छी व्यवस्था और सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके। सोर्सेज में जब हम सबसे पहले बात करते हैं लिटरली सोर्सेज यानी साहित्य की, तो वहाँ पर रिलीजियस और नॉन रिलीजियस यानी कि सेकुलर सोर्सेज आते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रिलीजियस और यहाँ पर जो सेकुलर सोर्सेज उसमें फ़र्क क्या है। रिलीजियस सोर्सेज जितने भी होते हैं वो बेस्ड होते हैं पूरी तरीके से धर्म पर, यानी कि रिलीजन पर। लेकिन जब हम सेकुलर सोर्सेज की बात करते हैं तो ये सेकुलर सोर्सेज धर्म पर बेस्ड ना होकर समाज पर, यानी कि समाज के, सोसाइटी के किस तरीके से लॉ बनाए जाए, किस तरीके से उन लॉ पर किसी भी मतलब कि जो व्यक्ति है उसने कोई भी अपराध करा है, क्राइम करा है, तो उस क्राइम के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो सोर्सेज, जो किताबें लिखी गई थी वो सेकुलर आपके सोर्सेज में आती। इससे क्या पता चलता है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो बेसिकली है वो रिलीजन बेस्ड रही है। हिस्ट्री भी नहीं कहेंगे हम। आज की आप वर्तमान स्थितियाँ में देखें तो भारतीय समाज पर, इंडियन सोसाइटी पर रिलीजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता ही रहता है। तो जब भी हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, स्पेशली एशियंट हिस्ट्री की, तो ये जो रिलीजियस सेक्टर है हमारा, रिलीजन का जो हमारे सोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब रिलीजन के सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो हमारे वेद सबसे पहले आते हैं। वेदों में भी जब बात की जाती है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जानने के लिए कि उस टाइम पीरियड में किस तरीके से कास्ट सिस्टम था, डिवीजन किस तरीके से करा गया, किस तरीके से सोसाइटी बनाई जा रही थी, रिलीजन का क्या रोल था। वहीं पर जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद में कि किस तरीके से आत्मा से परमात्मा का विलय होगा, ये सारी जो फिलॉसफिकल नॉलेज है या फिर जो आपकी बातें हैं वो इन वेदों में आ जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वेद और उपनिषद आपके जो होते हैं वो धार्मिक स्रोतों में आ जाते हैं। फिर वहीं पर ये सनातन धर्मों के जो स्रोत हैं। फिर बात जब की जाती है बुद्धिस्ट सोर्सेज की या फिर जैनिस्ट सोर्सेज की, तो बुद्धिज़्म में जब हमें बुद्धिज़्म को जानना होता है, ठीक है, जब भी हमें बुद्धिस्ट धर्म के बारे में जानना पड़ता है कि उसका उद्भव किस तरीके से हुआ, उसने सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डाला, किस तरीके से उसके जो शिक्षाएं थी, उसकी टीचिंग थी, वो टीचिंग क्या थी, तो इन सब चीज़ों के लिए हम जाते हैं बुद्धिस्ट सोर्सेज के बाद। तो वहाँ पर जो बुद्धिस्ट सोर्सेज जो डिपेंड करते हैं
वो त्रिपिटकास के ऊपर करते हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये तीनों इंक्लूड होते हैं। और वहीं पर जब हम बुद्धिस्ट सोर्सेज की बात करते हैं तो उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जातक कथाएं। ठीक है, जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के जन्म से पहले की जो कथाएं हैं उसके बिहार पे जो कथाएं लिखी गई हैं तो वो जातक कथाएं आपकी कहलाती हैं। अब ये किस तरीके से हेल्पफुल रहती हैं? ये हेल्पफुल रहती हैं कि जब हम बात किसी भी धर्म की करते हैं तो धर्म के साथ साथ हमारी जो सोसाइटी है वो सोसाइटी साथ साथ हमारी इंक्लूड रहती है। ठीक है, तो जब भी धर्म के बारे में हमें नॉलेज मिलती है तो उसके साथ साथ हमें उस एरिया की, उस समाज की, उस सोसाइटी की सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस ये सभी नॉलेज हमें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से बुद्धिस्ट सोर्स हमारे हैं, जैन सोर्स हमारे हैं, तो ये सारे जो सोर्सेज हैं वो आपके रिलीजियस सोर्सेज में आते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, बुद्धिस्ट सोर्स और आपके जैनिक सोर्स की बात हो गई। अब बात जब हम करते हैं सेकुलर की, ठीक है, सेकुलर जो सोर्सेज हैं वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति हमेशा से जो इंडियन हिस्ट्री की यानी एशियंट हिस्ट्री की बहुत इम्पॉर्टेंट बुक रही है। जब ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडियंस को अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था। ब्रिटिशर्स का जब टाइम पीरियड शुरू होता है और वो जानने की कोशिश करते हैं कि इंडियंस की हिस्ट्री क्या है, तो वो इन इतिहास की तरफ जाते हैं, एशियंट हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। और मनुस्मृति ही वो ऐसा सोर्स होता है, मनुस्मृति वो ऐसी किताब होती है जिसमें वो सबसे पहले उसी के आधार पर भारतीय विधि संहिता का निर्माण करते हैं, यानी इंडियन पैनल कोड का वहीं पर मनुस्मृति के आधार पर निर्माण होता है। फिर आपका दूसरा आता है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी जो एशियंट हिस्ट्री है, आप जानते हैं कि कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में है। तो इसके जब हमें चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड को जानना होता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है वो जाने। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमें यहाँ पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बताता है, वो आपको सोशल बैकग्राउंड भी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री को जब जानना होता है इंडियन की चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, तो वहाँ पर फिर हम जाते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र। और बेहतरीन बुक है जो कि आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल थी, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। संगम साहित्य जो है आपका, वो साउथ इंडियन हिस्ट्री जब आपको जाननी होती है, ठीक है, तो साउथ इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है संगम साहित्य। ठीक है, तो यहाँ पर वहीं पर संगम साहित्य के बाद जो आपका सेकुलर में आता है हर्षवर्धन का हर्षचरित्र। ठीक, और वहीं आगे जब हम कश्मीर की हिस्ट्री को हमें जानना होता है, कश्मीर की रिसोर्सेज जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे राजतरंगिणी जो है हमें कश्मीर की हिस्ट्री बताती है। तो इसी तरीके से जो हिस्ट्री है वो डिवाइड हो जाती है अलग अलग तरीके से। ठीक है, वो हिस्ट्री कभी हमें, जब जाहिर सी बात है जब हम एशियंट हिस्ट्री भी जानेंगे तो वो कंप्लीट ओवरऑल इंडिया की जानेंगे। तो कुछ सोर्सेज हमें ऐसे होते हैं जो हमें नॉर्थ की हिस्ट्री बताते हैं, कश्मीर की हिस्ट्री बताते हैं, ठीक है, कुछ साउथ की हिस्ट्री बताते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के जो सोर्सेज हैं वो इस तरीके से हैं। ठीक है, साहित्य स्रोत में रिलीजियस सेकुलर आता है, दोनों के डिफरेंस बता चुकी हूँ मैं कि रिलीजन और सेकुलर में किस तरीके से डिफरेंस होता है। वहीं पर रिलीजन सोर्सेज में यानी कि धार्मिक स्रोतों में आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, बुद्धिस्ट स्रोतों में आपके त्रिपिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक और जातक कथाएं। वहीं पर जैन की जो किताबें हैं वो भी आपको इस बारे में नॉलेज देती हैं। ठीक है, और सेकुलर जो आपकी बुक्स हैं वो मनुस्मृति है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, संगम लिटरेचर है, हर्षवर्धन का हर्षचरित्र है, राजतरंगिणी है। तो ये सब आपके लिटरली सोर्सेज में आते हैं, यानी कि जो कि आपके लिखे गए हुए हैं। ठीक है, जो इंडियन हिस्ट्री में लिखे गए थे वो सोर्सेज। अब आप बात करते हैं गैर साहित्यक
ठीक है। नॉन लिटरली सोर्सेज के बारे में, क्योंकि सोर्सेज वो आधार होता है जिससे आपको हिस्ट्री का पता चलता है, आपको इतिहास का पता चलता है। तो उसमें कौन कौन से सोर्सेज रहते हैं आपके? आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, कॉइन्स यानी सिक्के, इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं? जब भी कोई भी भौतिक अवशेष जो ज़मीन के नीचे दबा हुआ मिलता है या फिर कोई भी जो आपकी इमारतें हैं, तो इन पर जब रिसर्च करी जाती है, जब ये मिलती हैं, इन पर रिसर्च करी जाती है, तो यही जो रिसर्च होती है वो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं और ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आपके कहलाते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता की जब ईंटें मिली या फिर जब उनकी दबी हुई जो मूर्तियाँ थीं, मूर्तियों के अलावा जो आपके बर्तन थे, तो ये सारी चीज़ें जब ज़मीन के नीचे दबी हुई मिली और इन पर रिसर्च करी गई कि किस टाइम पीरियड की हैं, तो यहाँ से आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज निकल कर आए। तो ये सोर्सेज किस तरीके से हेल्प करते हैं हिस्ट्री को जानने के? मान लीजिए कि कोई आपको कोई व्यक्ति दफन हुआ कब्र, किसी व्यक्ति की कब्र मिलती है और उस कब्र के साथ जो बहुत सारे आपको खजाने मिलते हैं या फिर बहुत इम्पोर्टेंट जो आपकी वस्तुएं हैं वो आपको मिलती हैं। तो इससे पता चलता है जो टाइम पीरियड था वो किस तरीके से सोशल जो आपके इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड था वो यहाँ पर अच्छा था, या फिर आपको यहाँ पर जो आपको जो भी सामान मिलते हैं, मान लीजिए आपको कोई बर्तन मिला है तो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, या फिर कई एक जगह पर ही बहुत कम क्वालिटी वाले मिले आपको बहुत अच्छी क्वालिटी वाली मिले। तो ये डिफरेंस दिखाते हैं सोसाइटी में कि किस तरीके से जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वो अलग अलग थी। तो ये आपको इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इस सभी तरीके से दिखाते हैं। इसमें आप इमारतों को भी ले सकते हैं कि इमारतों में जब जो मिलती हैं और उन पर रिसर्च करी जाती है। अब बात आती है कॉइन्स की, कि कॉइन्स किस तरीके से हेल्पफुल रहते हैं हिस्ट्री को जानने के, सिक्के किस तरीके से हेल्पफुल रहते हैं। जब गुप्ता पीरियड की जब हम बात करते हैं और वहाँ पर गुप्ता पीरियड के या फिर गुप्ता के समय काल के हमें बहुत सारे सिक्के मिलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक। जब भी तो यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के मिलते हैं। वहीं पर जब हम इंस्क्रिप्शन की या फिर अभिलेख की बात करते हैं तो अभिलेख क्या होते हैं? मान लीजिए कोई सख्त सरफेस है, मतलब कि हार्ड सरफेस है, ठीक है, और इस पर आप कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से अभिलेख बनाए जाते थे? कोई गीली मिट्टी होती थी तो उस पर लिखा जाता था, फिर उसे सुखाया जाता था, तो ये इंस्क्रिप्शंस कहलाई जाती थी। आज भी आप देखते होंगे कोई पत्थर है उस पर गाड़ कर लिखा गया है, ठीक है, तो उस पर फोर्सफुली लिखा गया, तो ये इंस्क्रिप्शन है। अभी इंस्क्रिप्शंस में, अभिलेख में राजाओं के बारे में होता है, उनके विजय के बारे में होता है, उनकी लड़ाइयों के बारे में होता है, तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। तो ये सोर्सेज इंस्क्रिप्शन में आपके आते हैं, अभिलेख में। तो ये लिटरली और नॉन लिटरली सोर्सेज हैं। बात करते हैं फॉरेन अकाउंट्स की, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। एशियंट हिस्ट्री में भी मतलब कि प्राचीन भारत में भी क्या होता था कि जो विदेशी यात्री होते थे वो भारत की यात्रा करते थे। अब वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है कि व्यापार करने के लिए, या फिर है ना क्योंकि जो भारत है वो बौद्ध धर्म का यहाँ पर बौद्ध धर्म यहाँ से उत्पन्न हुआ था, तो यहाँ पे जो चीन से लोग थे वो यहाँ पर आते थे। तो इसी तरीके से जो मेगास्थनीज थे वो यहाँ पर आए, ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में यहाँ पर वो रहे और उन्होंने इंडिका लिखी। इसी इंडिका के माध्यम से हमें जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है उसकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। और जब बात करते हैं फाहियांग की और जब बात करते हैं फाहियांग की या हुइंस्तांग की, तो ये किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन अगर मैं ठीक ना हूँ तो सॉरी, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइनीज़ नेम है। तो ये बताते हैं आपको हर्षवर्धन के टाइम पीरियड का, और ये आपको बताते हैं गुप्तकालीन जो टाइम पीरियड है, ठीक है, गुप्ता का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के बारे में। आप तो इनके जो बुक्स के बारे में हम रिसर्च करते हैं, उन बुक्स को पढ़ते हैं, उन बुक्स को जानते हैं, तो वहाँ पर आपके जो एशियंट हिस्ट्री के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, ये सभी जो स्टेजेस हैं वो आपके सामने निकल कर आते हैं। तो इसी तरीके से जो सोर्सेज हैं यानी कि जो स्रोत हैं भारत के
प्राचीन भारत को जानने के लिए, एशियंट हिस्ट्री को जानने के लिए वो सोर्सेज 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट लिटरली, नॉन लिटरली और फॉरेन अकाउंट्स। लिटरली में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिलीजियस और सेकुलर। रिलीजियस में वेद और उपनिषद आपके आते हैं, वहीं पर जो बुद्धिस्ट और जैन के जो बुक्स हैं, जो स्रोत हैं, वो आते हैं। और सेकुलर में आपकी मनुस्मृति है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, संगम लिटरेचर है, हर्षवर्धन की किताबें हैं, और कश्मीर के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो और यहीं पर जो आपके नॉन लिटरली सोर्सेज हैं, यानी कि आर्कोलॉजिस्ट सोर्सेज हैं, आपके कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शन है, वो आते हैं फॉरेन अकाउंट्स में। 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, एशियंट हिस्ट्री सिर्फ इन्हीं पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती। एशियंट हिस्ट्री बहुत बड़ी है और एशियंट हिस्ट्री के सोर्सेज भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो सिर्फ इन्हें ही मान के ना चला जाए कि यही तीन जो आपके हैं वो विदेशी यात्री यहाँ पर आए। एशियंट टाइम पीरियड में बहुत सारे विदेशी यात्री थे, लेकिन ये जो 3 है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से, और इनकी जो लिखी गई बुक्स है वो आपको ऑथेंटिक बुक्स में हम इंक्लूड करते हैं। और तो इसी वजह से जो इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के आगे का हम टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।